गुड मॉर्निंग। कोसेट्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और एक थ्योरम होगी हेनरी पॉइंकरे के नाम पर। ये नाम आएगा हेनरी पॉइंकरे। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और आप इन्हें मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट दोनों बोल सकते हैं क्योंकि इनका मैथ्स में भी ज़बरदस्त काम है, फिजिक्स में भी। मैथ्स में अगर आप टोपोलॉजी की बात करेंगे तो जो टोपोलॉजी के फाउंडर्स माने जाते हैं उनमें से एक पॉइंकरे साहब भी हैं। और थ्री बॉडी प्रॉब्लम मतलब आप देखिए, चाहे आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, दो बॉडी के लिए पढ़ते हैं कि उनके बीच लड़ने वाला जो फोर्स है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये स्टैटिक सिचुएशन में है। तीन बॉडी अगर एक साथ एक ही सिस्टम में मूव कर रही हैं, जैसे आप पॉइंकरे साहब के अनुसार सोचें तो सन, अर्थ और मून मूव कर रही हैं, डायनामिक सिचुएशन में है और आप स्टडी करना चाहते हैं। उनके बीच लड़ने वाला रिजल्टेंट फोर्स, पोजीशन और भी सारी चीज़ें कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डायनामिकल सिस्टम मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। डायनामिकल सिस्टम हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी में चलता है और कई जगह इसको ट्रेओस थ्योरी भी कहते हैं। इस पर जो शुरुआती काम है और काफ़ी इफेक्टिव काम है वो इनकी बदौलत है। और भी फिजिक्स में, मैथ्स में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका, तो आज हम इनकी एक थ्योरम यहाँ भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और थ्योरम से पहले कुछ एलिमेंट्री चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपको लेफ्ट क्रोसेट और राइट क्रोसेट और क्रोसेट डिकम्पोजिशन, आपको इसके अलावा लैग्रेंज थ्योरम हमने पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा कि लेफ्ट क्रोसेट और राइट क्रोसेट में आपस में कई बार बराबरी नहीं होती। ठीक, ये एक ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस मत दीजिए। ये एक ऐसा सिचुएशन आ रही है जहाँ राइट क्रोसेट तो बराबर हैं, लेफ्ट बराबर नहीं आ रहे, और ये हर सिचुएशन में नहीं है। Give an example of a group G having a subgroup H and two elements AB belongs to G। देखिए, फॉर एवरी AB नहीं लिखा है, बाई चांस आप दो ऐसे दे दीजिए जहां HA और HB बराबर है, लेकिन दोनों राइट क्रोसेट तो बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट क्रोसेट बराबर नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये बताने की कोशिश है कि दो राइट क्रोसेट बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग लेफ्ट क्रोसेट बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ये बात समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम फेमस अपना जो G है वो S3 को लेते हैं ग्रुप। तो S3 क्या था, याद है, I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। आपके पास ये ग्रुप होता है, G ये है आपके पास। मैं H ले लेता हूँ, I और 1 2 ही ले लीजिए। तो जो H है वो G का सब ग्रुप है, ठीक है आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट A इक्वल टू कुछ ले लीजिए, 1 2 के अलावा ले लेते हैं तो 1 3 लेके देखें, और B हमारे पास 1 2 3 लेके देखते हैं। और ये ट्रायल एंड एरर है, अगर इससे नहीं आएगा कहीं ऐसे कोई दूसरा लेके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जाए। तो HA देखते हैं क्या आता है। H इतना है, I और 1 2, इसको मल्टीप्लाई किया हर एक को, किससे, A से, मतलब 1 3 से। तो पहला तो 1 3 आया, दूसरा 1 2 और 1 3 का प्रोडक्ट आया, तो ये तो 1 3 रहेगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 1 पे गया, नहीं 1 कहाँ जाएगा, देखिए 1 यहाँ 3 पे गया और 3 यहाँ फिट से है, तो 1 3 पे गया। और 2 देखेंगे, 2 1 पे, अब 3 देखेंगे, पहले 3 1 पे गया और 1 2 पे गया,
अब 2 देखेंगे तो 2 1 पे गया है। तो आपके पास HA कितना आ रहा है 13 और 132। चलिए कोशिश करते हैं HB देखते हैं क्या आता है। HB तो कुछ और ही आ जाएगा इसमें। 132 आ रहा है तो 132 ही ले लेते हैं इसको। 132 देखते हैं फिर, क्योंकि एक एलिमेंट तो 132 ही आ रहा है। तो B मैंने 132 लिया है, तो 132 मतलब ये HB है, तो ये क्या हो जाएगा I, 12 इंटू 132। परम्यूटेशन ग्रुप अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 132 12 132, ये तो 132 ही रहा। इधर देखिएगा 1 यहाँ से शुरू किया, 1 3 पे गया और 3 यहाँ फिर से है तो 3 पे ही गया। 3 देखिए 3 2 पे और 2 1 पे, तो ये आएगा। तो 1 3 पे 3 1 पे आ गया। तो 2 देखिए 2 कहाँ गया 1 पे और 1 2 पे गया, तो 2 2 पे ही गया मतलब फिर से हो गया, तो इतना ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या है 132 और 13। तो यहाँ भी वही आया, HA देखिए 13 और 132 है, HB भी वही आया है, HA और HB बराबर हैं। ये हो गया। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था ध्यान दीजिए, HA और HB तो बराबर होने चाहिए लेकिन AH और BH डिफरेंट होने चाहिए। अब इसी में इन दोनों को देखते हैं। सो HA इक्वल टू HB हो चुका है और ये दोनों कितना आ चुके हैं 13 132, ये हमने कर दिया। नाउ AH, तो A आपके पास 13 था, H है I, 12 13 13 12। आप इसे करेंगे तो पहला तो 13, इधर 1 देखिए 2 पे जाएगा और 2 यहाँ फिर से, तो 1 2 पे ही गया। अब 2 देखिए 2 1 पे गया और 1 3 पे गया। तो 3 देखिए तो 3 यहाँ तो फिर से, यहाँ 1 पे गया। तो आपको AH की वैल्यू मिली 13, 1 2 3, ये आया। चलिए BH निकालते हैं। BH, B आपके पास क्या था 132, H I, 12 मतलब 132 132 12। तो 132 तो ठीक है ऐसे ही रहा, 1 2 पे गया और 2 1 पे गया, तो 1 फिर से हो गए। तो अब 2 शुरू करिए, 2 1 पे और 1 3 पे, तो 3 शुरू करिए, 3 यहाँ फिर से, यहाँ 3 2 पे गया। तो BH आपको क्या मिला 2 3 और 1 3 2। AH क्या मिला था 1 3 और 1 2 3। आप देख रहे हैं 10। आपको ये मिला कि HA इक्वल टू HB बट AH इज नॉट इक्वल टू BH। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आपको रियलाइजेशन की कोशिश है कि दो राइट क्रोसेट अगर बराबर आ रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग लेफ्ट बराबर नहीं भी हो सकते, या उल्टा दो लेफ्ट बराबर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि राइट भी बराबर होंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल देना था। उम्मीद है आपको ये समझ में लेफ्ट और राइट के बारे में थोड़ा सा समझ बेहतर बनी होगी। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल और करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के बजाय इन जनरल है,
अगर कभी कोई दो लेफ्ट कोसेट बराबर नहीं है, एच ए और एच बी बराबर नहीं है, सॉरी राइट कोसेट बराबर नहीं है, तो ए और बी के इनवर्स से बनने वाले जो लेफ्ट होंगे, ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच, वो भी किसी भी हालत में बराबरी नहीं हो सकती। अब ये बताने की कोशिश है, पिछले में ए और बी लेफ्ट साइड आ गए थे, मतलब एच ए एच बी और ए एच बी एच थे, आपने देखा। अभी क्या है, ए और बी के इनवर्स हैं, तो अगर इनमें बराबरी नहीं है तो यहाँ भी बराबरी नहीं होगी, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब यहाँ से लेके चलें तब भी ऐसा आएगा। तो ये इन जनरल है। चलिए फिर तो ठीक है, हम इसे लेके चलते हैं, एच ए और एच बी बराबर नहीं है, और प्रूफ करते हैं कि ये भी बराबर नहीं होंगे। सपोज एच ए इज नॉट इक्वल टू एच बी, हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे। मान लेते हैं ये दोनों बराबर है, तो हम दिखाएंगे कि इस पर भी संकट आएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। लेट अस अज्यूम ए इनवर्स एच इक्वल टू बी इनवर्स एच। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर एच इक्वल टू वाई एच है तो एक्स इनवर्स वाई भी एच में होगा। उल्टा भी सही था ये। अगर ऐसा है लेफ्ट में तो ऐसा आएगा, एक्स का इनवर्स इंटू वाई। तो दिस एम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स और बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए इस थ्योरम से, और दिस एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। अगर ए बी इनवर्स एच का ही एलिमेंट है तो फिर एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच होना चाहिए। हमने ये भी प्रूफ किया था कि एच ए अगर एच के बराबर है तो इसका मतलब है ए कहाँ होगा, एच में होगा। ये भी इफ एंड ओनली इफ था, तो ये पूरा एक एलिमेंट है जो एच में है, तो दिस इक्वल टू एच होना चाहिए। भाई अगर ये एच में ही है यहाँ पर तो ऐसा आना चाहिए। राइट साइड बी ऑपरेट कर दीजिए, तो एच ए बी इनवर्स बी इक्वल टू एच बी। लेफ्ट में एसोसिएटिविटी आप समझ ही रहे होंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एच ए इक्वल टू एच बी। और यही तो आपका जो एज्यूम्शन था इसके ठीक खिलाफ था, देखिए यहाँ पर। तो अगर आप इसे लेके चलते हैं तो ये भी डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि अगर आप इन्हें इक्वल लेके चलते हैं तो जो आप एज्यूम कर रहे हैं उस पर भी प्रॉब्लम आ रही है। हेंस एच ए इज नॉट इक्वल टू एच बी implies ए इनवर्स एच इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स एच। हमने एक पार्ट प्रूफ किया है कि कभी भी अगर दो राइट कोसेट बराबर नहीं है तो फिर वो ए और बी के इनवर्स से बनने वाले लेफ्ट कोसेट, जबकि पिछले सवाल में क्या था, उसमें ए और बी लेफ्ट साइड आ गए थे। तो जानबूझ के मैंने एक एग्जाम्पल करवाया ताकि आपकी समझ बने। वो तो ऐसा संभव है, लेकिन ए इनवर्स और बी इनवर्स से बनने वाले लेफ्ट कोसेट में बराबरी नहीं हो सकती। कन्वर्सली या ओनली पार्ट करें तो हम क्या मानेंगे इसमें, ए इनवर्स एच इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स एच, ये लेके चलते हैं। अब दूसरे को बराबरी ये लेके चले तो ये प्रूफ करना है कि ऐसा भी नहीं होगा, तो यहां भी हम वही तरीका अपनाते हैं। इफ पॉसिबल लेट एच ए इक्वल टू एच बी। तो राइट क्रोसेट के हिसाब से देखिए, लेफ्ट क्रोसेट में एक्स इनवर्स वाई था, तो राइट क्रोसेट में क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। आपके पास ऐसा आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट एच में है तो आप इसको, ये एच में आ रहा है आपके पास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच।
ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, सोचिए। तो अब ये वही आ गया, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एच इक्वल टू बी इनवर्स एच। आपने क्या किया था, ध्यान दीजिए, मैं दोबारा लिख रहा हूं जो ऊपर लिखा था अभी, एक्स वाई इक्वल टू वाई एच, एक्स एच इक्वल टू वाई एच है, तो इफ एंड ओनली इफ एक्स इनवर्स वाई एच में होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको एच समझ लीजिए और इसे वाई, तो फिर ए इनवर्स एच इक्वल टू बी इनवर्स एच आ जाएगा। ए इनवर्स एच समझ लीजिए, बी इनवर्स वाई समझ लीजिए, फिर कंट्राडिक्शन है आपके एज्यूम्शन के हिसाब से। तो फिर इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। thus ए इनवर्स एच इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स एच अगर है, तो फिर एच ए इज नॉट इक्वल टू एच बी है। ये इन जनरल प्रूफ है, इन जनरल था इसीलिए आपको प्रूफ देना पड़ा। लेकिन अगर ए और बी को ही लेफ्ट राइट साइड कराते हैं तो कुछ और संभावना थी जो पिछले सवाल ने आपको एक्सप्लेन किया था। वहां पॉसिबल था कि ए एच और बी एच बराबर नहीं हो तो एच ए और बी एच बी बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर ए और बी के इनवर्स लेके करें तब कभी भी बराबरी, एक अगर बराबर नहीं है एक पेयर तो दूसरा पेयर भी बराबर नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। पहला जो था वो एक एग्जाम्पल था जहां मिल पा रहे थे बराबरी, लेकिन यहाँ ए इनवर्स और बी इनवर्स लेंगे तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। उम्मीद है आपने ये सवाल अच्छी तरह समझा होगा कि कब बराबरी संभव नहीं है और कब बराबरी संभव थी वो पिछले एग्जाम्पल ने बताया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। एच और के दो सब ग्रुप हैं किसी फाइनाइट ग्रुप जी के, और एच और के में भी ये रिलेशन है, एच जो है के का सब ग्रुप है, सबसेट है। तो फिर आपको ये प्रूफ करना है इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल टू इंडेक्स ऑफ के इन जी इंटू इंडेक्स ऑफ एच इन के। तो यहां पर देखिए जी है, जी के अंदर के है और के के अंदर एच है, ये सिचुएशन है। एच और एच भी सब ग्रुप है जी का और के भी सब ग्रुप है जी का, तो आप डायरेक्टली पहला स्टेप में ये प्रूफ कर सकते हैं कि एच के का सब ग्रुप होगा। आइडेंटिटी तो वही है, सब में कॉमन ही रहेगी। बाकी ये सब ग्रुप अगर जी का बन रहा है तो ये के का भी सबसेट तो है और ये सब ग्रुप भी उसी बाइनरी ऑपरेशन में बनेगा। ये आप खुद कर सकते हैं, ये खुद समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो हमें इंडेक्स प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं कि एच जो है जी का सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है और एच के का सबसेट है। सेम उसी प्रॉपर्टी से आप एच इज अ सब ग्रुप ऑफ के, और आप ये कह रहे हैं कि जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। अगर ऐसा है तो आपके पास देखिए ये रिलेशन भी आ रहा है। अगर ग्रुप फाइनाइट है तो फिर इसका मतलब एच एंड के आर ऑल्सो फाइनाइट ग्रुप्स, ये भी अपने आप में फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, अब आपके पास आप ये देखिए कि जी इंडेक्स एच का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ये आपके पास है। डेफिनेशन वाइज इंडेक्स ऑफ जी ओवर के क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के, और इंडेक्स ऑफ के ओवर एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। अगर आप सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें
तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग 2 and 3 we get index of G over K into index of K over H. तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ K टू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H. क्योंकि ये नंबर हैं तो K कैंसिल हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H. और पहली क्वेश्चन से यही क्या था, इंडेक्स ऑफ G ओवर, यही प्रूफ करना था. तो आपने इंडेक्स में आप इस तरह से अगर G और H के बीच में एक सब ग्रुप और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं. तो इंडेक्स का एक ग्रुप और सब ग्रुप के बीच में अगर आपने एक प्रॉपर सब ग्रुप और इंट्रोड्यूस कर दिया H और G के बीच में, तो फिर ये जो रिलेशनशिप है उनके इंडेक्स का, वो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं. उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स में जो 1-1-on-2 बाइजेक्शन होता है, क्योंकि जितने लेफ्ट कोसेट होते हैं उतने ही राइट कोसेट हैं. ठीक है, एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे लेकिन संख्या जो एलिमेंट्स की है वो सेम रहती है. अब सब ग्रुप और इंडेक्स पे एक थ्योरम और करते हैं ताकि हम पॉइंटर थ्योरम तक पहुंच सकें. नेक्स्ट थ्योरम देखिए, H और K G के सब ग्रुप हैं और A जो है G का कोई जनरल आर्बिट्ररी एलिमेंट है. तो HA इंटरसेक्शन KA जो होगा, दो राइट कोसेट का इंटरसेक्शन उतना ही होगा जितना H इंटरसेक्शन K टाइम्स A. कई बार ऐसा लगता है कई लोगों को कि A कॉमन ले लिया है. आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास ये G था और ये H है, ठीक है, और ये आपके पास K, ये H है और ये K है आपके पास. तो दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, तो ये क्या हो जाएगा, H इंटरसेक्शन K हो जाएगा आपके पास, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन. ठीक है, अब एक एलिमेंट A ले लीजिए. तो HA आपका कोई राइट कोसेट बनेगा, आपने सीखा है कि कैसे बनता है. तो आपके पास ध्यान दीजिए तीन सब ग्रुप है यहाँ पर, वो डिसजॉइंट नहीं है, कुछ कॉमन है. H इंटरसेक्शन के कॉमन तो आएगा, आइडेंटिटी तब भी कॉमन आएगी. तो हम मान लेते हैं कुछ और भी हो सकता है कॉमन आ रहा हो. तो आपको तीन राइट कोसेट बनाने हैं. अब एक तो HA, दूसरा K, HA और K, और जो उनका HA और K में कॉमन एलिमेंट आएंगे वो उतना ही होगा जितना H इंटरसेक्शन K का A के साथ राइट कोसेट बनेगा, वो बराबरी होगी. HA और KA बड़े राइट कोसेट हो रहे होंगे और H इंटरसेक्शन K छोटा सब ग्रुप था तो उससे नंबर ऑफ एलिमेंट भी कम होंगे, लेकिन ये बराबरी इस तरह से आएगी. उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये केवल कॉमन लेने का मामला नहीं है, तीन राइट कोसेट बनाने हैं. एग्जैक्टली यही लेफ्ट कोसेट के लिए भी प्रूव किया जा सकता है. सेट थ्योरी के हिसाब से हम दोनों को यहाँ से कोई एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे वो यहाँ है, तो लेफ्ट पार्ट राइट का सबसेट हो जाएगा. इसी तरह से राइट में कोई एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे वो लेफ्ट में है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएगा, बराबरी आएगी. उम्मीद है आपको समझ में प्रोसेस भी आ गई होगी और ये जो थीम है ये भी समझ में आया होगा. लेफ्ट को ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू HA इंटरसेक्शन K. अगर आप ऐसा लेते हैं तो x बिलोंग्स टू HA एंड x बिलोंग्स टू K, ऐसा होगा. x अगर HA में भी है और KA में भी है तो यहाँ किस टाइप का होगा, x सम HA और यहाँ पर सम स्मॉल KA, जो H होगा H में है और जो K होगा वो कैपिटल K में. ठीक है, तो ये दोनों H की वैल्यू हैं, इक्वेट कर देंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा एच ए इक्वल टू के ए। लेकिन एच हो चाहे के हो चाहे ए हो, ये सब ग्रुप के एलिमेंट हैं और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ लगता है। तो राइट कैंसिलेशन से क्या प्रूफ हो जाएगा, एच इक्वल टू के बाई कैंसिलेशन लॉ इन किसमें, जी में, कैंसिलेशन लॉ इन जी। अगर जी में कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, एच और के बराबर हो गए, एच और के बराबर हो गए तो आप लिख सकते हैं कि जो एच है वो एच इंटरसेक्शन के में होगा। के लिए भी लिख सकते थे क्योंकि एच और के बराबर हैं, तो आप उसे अब या तो एच ही बोलिए या के बोलिए, मैंने एच बोल दिया तो वो एच में था, के में था, दोनों बराबर हैं, मतलब एच जो है वो एच इंटरसेक्शन के में होगा या नहीं। लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज जो एच ए होगा वो एच इंटरसेक्शन के टाइम्स जो राइट क्रोसेट होगा। फिर अब ए है, आप सोचिए ऐसा होगा या नहीं। एच ए क्या था आपके पास, एक्स, सो एक्स मतलब एक्स डायरेक्टली ले जाओ, एक्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन ए के टाइम्स ए, लिख सकते हैं या नहीं। तो आपने एक एलिमेंट लिया था एच ए इंटरसेक्शन के ए में और दिखाया कि वो इसमें है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट लेते वो भी यहीं आता। सो एच ए इंटरसेक्शन के ए विल बी अ सबसेट ऑफ एच इंटरसेक्शन के टाइम्स ए, राइट क्रोसेट। थीम समझनी है, ये केवल मैथमेटिकल ब्रैकेट नहीं है, ये समझ में आना मेन चीज़ है। तो उम्मीद है आपको वन टाइप एक तरफ से इनइक्वलिटी समझ में आ गई होगी। अब हम राइट साइड में कोई एलिमेंट लेते हैं और दिखाते हैं कि वो लेफ्ट में भी होगा। चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट सम y बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k टाइम्स a। अगर आप ऐसा मानते हैं इम्प्लाइज तो y इक्वल टू सम p a टाइप का होगा, वेयर जो p होगा वो कहाँ होगा, h इंटरसेक्शन k में होगा। तो जो p होगा वो h में भी है, जो p है वो k में भी है। ऐसा होगा या नहीं। तो आप ही लिख रहे हैं कि y इक्वल टू पी ए, p बिलोंग्स टू h एंड y इक्वल टू पी ए, p बिलोंग्स टू k। तो फिर जो y होगा आपके पास एलिमेंट, वो ये तो एलिमेंट h का है, तो ये h a में हुआ या नहीं y। और जो y है वैसे ही वो जो p में ले रहे हैं आप k का एलिमेंट ले रहे हैं, तो k में हुआ या नहीं। तो y h a में भी है k में भी है, तो y बिलोंग्स टू h a इंटरसेक्शन k। y आपने कहाँ लिया था, h इंटरसेक्शन k टाइम्स a। सो h इंटरसेक्शन k टाइम्स a इज अ सबसेट ऑफ h a इंटरसेक्शन k। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई, बस बराबर ही हो गई। प्लीज़ ध्यान दीजिए ना, जो ये जिनको आप बराबर कर रहे हैं वो जी के सबसेट हैं, सब ग्रुप होने जरूरी नहीं है। सो हैंस h इंटरसेक्शन k a इक्वल टू h a इंटरसेक्शन k, ये आपके पास प्रूफ हो। ये राइट क्रोसेट्स की बराबरी है। h k और h इंटरसेक्शन k तो सब ग्रुप हैं, लेकिन h a k a h इंटरसेक्शन k a राइट क्रोसेट्स हैं। आप सेट की बराबरी कर रहे हैं यहाँ पर, इनका सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, बल्कि होंगे ही नहीं इन जनरल। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इस आधार पर हम पॉइंटर थ्योरम को समझ सकते हैं। उम्मीद है अभी तक का पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए थ्योरम, इफ h and k are two subgroups of a finite index in a group G, then h intersection k is also a finite index in G। h और k अगर का इंडेक्स फाइनाइट है तो h इंटरसेक्शन a का इंडेक्स भी फाइनाइट होगा। तो आप इस थ्योरम को दो स्टेप में करेंगे।
अगर मान लीजिए ये थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए दी जाती है तो पहला स्टेप वही होगा जो आपने अभी पीछे किया है, एच इंटरसेक्शन के ए, एच ए इंटरसेक्शन के ए। पहले स्टेप में आपको ये प्रूफ करना होगा, इसीलिए पॉइंटरे की थ्योरम, ये भी जो अभी आपने किया था वो पॉइंटरे थ्योरम का ही पार्ट था। उसे अलग करने का उद्देश्य ये था कि कई बार केवल उतना पूछा जाता है। स्टेप 2 में आप इंडेक्स करना है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आपको किसका इंडेक्स दिखाना है, एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो फाइनाइट इंडेक्स। एच और के राइट क्रोसेट्स की संख्या फाइनाइट है। अगर इसके राइट क्रोसेट्स की संख्या फाइनाइट है, यहाँ भी फाइनाइट है, तो जो उनके जो कॉमन आएगा वो आप समझ रहे हैं वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ number of intersections of two finitely indexed sets HA intersection K is finite। इसका इंडेक्स फाइनाइट है, राइट क्रोसेट्स की संख्या फाइनाइट है एच टी, के राइट क्रोसेट्स की संख्या भी फाइनाइट है, तो फिर आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, एच इंटरसेक्शन के एज ऑल्सो फाइनाइट इंडेक्स। तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट इंडेक्स होगा। इसमें करने के लिए कुछ है नहीं, आपको कॉमन सेंस भी ध्यान लगाएंगे कि एच के राइट क्रोसेट की संख्या फाइनाइट है, के राइट क्रोसेट की संख्या फाइनाइट है, तो फिर इनमें जो इंटरसेक्शन में आएगा उसके राइट क्रोसेट्स की संख्या भी फाइनाइट होगी। तो पॉइंटरे थ्योरम बेसिकली हम स्टेटमेंट प्रॉपर किए बिना पहले ही कर चुके हैं, जो मेन काम था। तो एच इंटरसेक्शन के टाइम्स ए इक्वल टू एच ए इंटरसेक्शन के केवल ब्रैकेट का मामला नहीं है, ये समझ में आया होगा। तो ये पॉइंटरे थ्योरम है। पॉइंटरे की थ्योरम को, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानते अलजेब्रा में। पॉइंटरे के बाकी काम के मुकाबले ये बहुत एलिमेंट्री रिजल्ट है। आप उनके बारे में गूगल पे जरूर जाएं, क्योंकि हेनरी पॉइंटरे आधुनिक दौर के यूनिवर्सल मैथमेटिशियन में माने जाते हैं, मतलब जो मैथ्स की ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज में जबरदस्त नॉलेज रखते थे। आज अगर आप किसी एक फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं तो बाकी फील्ड्स ऑलमोस्ट हम इग्नोर कर देते हैं, इतनी संभव ही नहीं है, ब्रांचेज इतना डेवलप हो चुकी है। तो ये महान फ्रेंच मैथमेटिशियन कम्युनिटी से थे जो अपने समय की लगभग सारी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की नॉलेज रखते थे, इवन मैक्सवेल तक प्रभावित रहे। आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। Prove that a finite group G can never be expressed as the union of two of its proper subgroups। कभी भी कोई भी फाइनाइट ग्रुप अपने दो प्रॉपर सबग्रुप के यूनियन के तौर पर लिखा ही नहीं जा सकता। मान लेते हैं ये आपके पास G है और इसके ये दो प्रॉपर सबग्रुप हैं H और K। लेट H and K be two proper subgroups of G। ठीक है, तो थ्योरम ये कहती है कि हम G इक्वल टू H इंटरसेक्शन के नहीं लिख, H यूनियन के नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए, अगर आप कहते हैं कि ऐसा है, इफ G इक्वल टू, आपने क्या लिख दिया, H यूनियन K, चलिए ठीक है, और H और K प्रॉपर सब ग्रुप है, कुछ कॉमन आइडेंटिटी तो है ही, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी कॉमन आ रहा हो, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, और हम ये मान लेते हैं G फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ G n मान लेते हैं। तो H और K में
अब आप समझिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, आधे से कम तो दोनों में नहीं हो सकते। n/2 से कम दोनों में क्या पॉसिबल है? अगर आप ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू ऑर्डर ऑफ k इक्वल टू नहीं लेस देन n/2, दोनों n/2 से, तो दोनों में n/2 से कम एलिमेंट लें तो क्या उनका यूनियन G बना पाएगा? n एलिमेंट बना पाएगा। पहले में n/2 से कम एलिमेंट है, दूसरे में n/2 से कम एलिमेंट है, दोनों के यूनियन में n एलिमेंट संभव है क्या? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि संभव नहीं है। तो दोनों में आधे से कम एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते। क्या दोनों में आधे से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं? अगर दोनों में इसका उल्टा सोचूं, आपको जवाब देना चाहिए इसका कि ये संभव नहीं है। ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू ऑर्डर ऑफ k ग्रेटर देन n/2, क्या ये संभव है कि दोनों में n/2 से ज्यादा एलिमेंट ले लिए जाएं? अगर आप किसी भी सब ग्रुप में n/2 से ज्यादा एलिमेंट लेंगे तो जो नंबर होगा, और प्रॉपर सब ग्रुप है, हाँ, दोनों का ऑर्डर n से कम है, क्या कोई नंबर है जो n/2 से बड़ा हो n से छोटा हो और वो n को डिवाइड करे? क्या ये पॉसिबल है? आप लोग जवाब सोचिए। तो आप ग्रुप ऑफ ऑर्डर कुछ भी ले लीजिए, 30 ले लेते हैं, तो 15 से बड़ा कोई नंबर 30 को डिवाइड करेगा? 15 और 30 के बीच में कोई नंबर जो 30 को डिवाइड करे? 20 और 40 के बीच में कोई नंबर जो 40 को डिवाइड करे? 50 और 100 के बीच में कोई नंबर जो 100 को डिवाइड करे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ही नहीं करेगा? तो लैग्रेंज थ्योरम के अगेंस्ट हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर केवल एक को मान लेते हैं, किसी एक ग्रुप का ऑर्डर m है जो आधे से ज्यादा है, एक का आधे से कम मानते हैं, जो m है वो n/2 से है, और k का मान लो एक में आधे से ज्यादा एलिमेंट है, एक में आधे से कम एलिमेंट है, तो जिसमें आधे से ज्यादा एलिमेंट है वो सब ग्रुप तो फिर लैग्रेंज को प्रूफ फेल कर देगा। ये भी पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान से समझिए, G के दो प्रॉपर सब ग्रुप मैंने लिए, दोनों में आधे से कम एलिमेंट भी पॉसिबल नहीं है, दोनों में आधे से ज्यादा एलिमेंट भी पॉसिबल नहीं है, एक में आधे से ज्यादा और एक में आधे से कम भी पॉसिबल नहीं है। जिसमें आधे से ज्यादा होंगे वो लैग्रेंज के अगेंस्ट चले जाएगा। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को कैसे डिवाइड करेगा? तो फिर आप फाइनली समझेंगे कि जो हमने ये शुरू में सोचा ना, यही गलत था। मतलब कभी भी ये थ्योरम सही है कि कभी भी किसी भी फाइनाइट ग्रुप को आप दो प्रॉपर सब ग्रुप्स के यूनियन के तौर पर नहीं लिख सकते। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तीनों बार लैग्रेंज थ्योरम यहाँ दोनों बार लगेगी। यहाँ दोनों का n/2 से कम है तो यूनियन G नहीं बना पाएगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी कि कभी भी कोई भी फाइनाइट ग्रुप दो प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन के तौर पर नहीं लिखना है। आज हम इन एक तरह की जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसको इतना ही करते हैं। कल हमें अभी लैग्रेंज का ही कोसेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और समझनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। आप इतना सीखिए और इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।